हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट सीरीज का यह हमारा 6th लेक्चर है। अगर आपने हमारा चैनल या हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ प्रीवियस की 5 वीडियो देखिए, जिसमें आपको जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं मूल अधिकार, उसका अर्थ समझ में आएगा। उसके मूल अधिकार कितने हैं, उसकी क्या महत्ता है, वो आपको बिल्कुल समझ में आएगी और ये क्यों ज़रूरी था हमारे लिए। तो हम आर्टिकल 19 में आगे बढ़ने से पहले एक बार जो है थोड़ा सा प्रीवियस का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे जो फर्स्ट लेक्चर में उसमें अच्छे से समझा है कि मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में दे रखे हैं। इसकी जो धारणा है अमेरिकी संविधान से ली गई है। और मूल अधिकारों का अर्थ हमने देखा था कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार वह आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के चहुमुखी विकास जैसे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए जरूरी होते हैं। जिस प्रकार किसी मकान की नींव के लिए, मजबूत मकान की नींव के लिए उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर ये कल्पना या ये विचार दिया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए मूल अधिकार बहुत ज़रूरी हैं। हमारे संविधान में आज की तारीख में बेसिकली 6 मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार, जिनका जो विवरण है आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका विवरण आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 में समझाए गए हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 में दिए गए हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, जब संविधान का निर्माण हुआ था तब यह मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम जो 1978 में हुआ था, इसके तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब ये आर्टिकल 300A में है। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में समता के अधिकार के बारे में अच्छे से बात की है। आर्टिकल 14 में और से 18 में हमने समझा है कि सभी नागरिकों के लिए समानता या समता किन आधारों पर होना चाहिए। अब हम आज के लेक्चर्स में बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब नागरिकों को किन या कौन से ऐसे अधिकार है जिसमें वो स्वतंत्र है। तो आज हम हमारा फर्स्ट लेक्चर देखते हैं, मतलब फर्स्ट लेक्चर स्वतंत्रता के अधिकार के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में जो सभी नागरिक हैं उनको 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन्हें 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। यहाँ पर भी सेम वही बात है कि एक्चुअल में 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम के तहत एक अधिकार को हटा दिया गया। इसीलिए आज की जो डेट है उसमें 6 अधिकारों के बारे में बात की गई है। इसकी सीक्वेंस आपको याद रखना ज़रूरी है। आप 19A में है तो इसका इसमें नहीं कर सकते हैं। 19A, B, C इस तरीके से आपको सीक्वेंस इसकी याद रखनी पड़ेगी। तो 19A जो कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब हमें पता है बोलने की आज़ादी। किस तरीके से आप बोलेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से अपनी बात को रखना चाहेंगे, यहाँ पर वो चीज़ें बताई गई हैं। हम आगे इसको और अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे। 19B में बताया गया है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, यानी कि बिना हथियार के सम्मेलन या मीटिंग जो है करने का अधिकार। 19C में बताया गया है संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। 19D में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण यानी कि घूमने फिरने आवागमन का अधिकार। 19E में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। और 19G में बताया गया है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। 19F में ABCDEF, ई के बाद F आता है और फिर G आता है, इसलिए हमको ये याद रखना है। तो 19F में संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने का अधिकार भी शामिल था, लेकिन इसे 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। वहां से भी संपत्ति का अधिकार हटाया था, जो हमने स्टार्टिंग में इसका इंट्रो देखा था, और यहाँ पर भी संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया,
क्योंकि इसके रहने से बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। हम इसको आगे समझेंगे कि इसे क्यों हटाया। अब जो हमने देखा है कि जो बेसिक के 6 अधिकार हैं ये केवल राज्य के खिलाफ है, मतलब हम इनका यूज केवल राज्य के खिलाफ कर सकते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिल गई, इसका एक मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी उठा के बोल दोगे। आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जब तक आप किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचाएं, इसीलिए यह केवल राज्य के खिलाफ है। अब हम आपको यहाँ पर वैसे बड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, जिससे आपको याद रखना बिल्कुल इजी रहे। जैसे 19A में प्रावधान है वाक मतलब बोलने का। जब आप बोलोगे, अच्छा बोलोगे, तो आपको सम्मेलन मतलब जो है निरायुध शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार मिल जाएगा। अब सम्मेलन करने लग गए आप, तो धीरे धीरे आप अपना संघ या सहकारी समितियां बना लेंगे। फिर आज जब आपका संघ बन गया तो आप संचरण करने लग जाएंगे, और संचरण जब आपका होने लग गया तो आप निवास करने लग सकते हैं, और निवास सब कुछ परफेक्ट हो गया तो आप व्यापार कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखिए, जल्दी याद होगा। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, जो कि 19A में बताया गया है। तो हमारी विचारों को, हमारे मन के विचारों को, भावनाओं को शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अभिव्यक्त करने का अधिकार है, और यह जो है सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसमें कुछ निम्न प्रावधान है, जैसे किस तरह की हम बात कर रहे हैं, तो अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। हम बोल सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था, या हमारे खुद के जो है अच्छे विचारों को हम प्रसारित कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी स्वतंत्रता। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, अगर आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो आप उसका विज्ञापन दे सकते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार, शांति का भी अधिकार है आपको। किसी अखबार पर यदि पूर्ण प्रतिबंध लगता है तो इसके विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर ये चीज़ शामिल आपने क्यों करी है, इसके बारे में देखा ही होगा कि जब हमारा देश गुलाम था तब अखबारों के ऊपर प्रतिबंध बड़े जल्दी लग जाते थे, जिससे कि क्रांतिकारी या जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं वो अपनी बातों को जो है एक्सप्रेस ना करे, जनता को जागरूक ना करे। इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो स्वतंत्रता देना ज़रूरी है, मतलब आप किसी भी अखबार पर कंप्लीटली बैन नहीं लगा सकते हैं। प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग पेन से लिखा हुआ है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ भी अधिकार दिया गया है, और सार्वजनिक गतिविधियों की जानकारी के भी अधिकार रखे गए हैं। अब बात यह है कि अगर बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फिर भी आपने कहीं प्रतिबंध सुने होंगे, तो हाँ, प्रतिबंध हैं। अगर भारत की एकता या अखंडता को नुकसान होता है, अगर भारत की संप्रभुता से समझौता होता है, तो समय समय पर इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर जो है भारत की एकता या संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशी राज्यों से यदि मित्रवत संबंध हो, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। सार्वजनिक आदेश हो या नैतिकता की स्थापना हो, आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। यदि कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो आप उसकी अवमानना नहीं कर सकते हैं, तो आप पे प्रतिबंध जो है मतलब लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर देखा था 19A के बारे में। अब हम बात करते हैं 19B के बारे में, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर कहा गया है, वैसे तो बड़ा एक ही जो है आप इस फर्स्ट लाइन से ही समझ गए होंगे कि बिना हथियार के सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने में, अधिकारियों में प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। और प्रतिबंध की फिर वही बात है, हाँ, यदि भारत की एकता अखंडता की बात हो तो, या यातायात नियंत्रण की बात हो कि आप सम्मेलन कर रहे हैं और आपने यातायात बाधित कर दिया, जिससे कि जो है सार्वजनिक नुकसान हो रहा है, तो इस पे प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। वैसे आईपीसी की जो धारा है 141, उसमें बताया गया है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को जो है मतलब उसको यहाँ पर सम्मेलन के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे 19
सी के बारे में। 19C ये कहता है संगम या संघ बनाने का अधिकार। तो इसमें आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि आपको आज़ादी है कि आप राजनीतिक दल बना सकते हैं। हालांकि उसकी कुछ कंडीशन है जो हम राजनीतिक वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें समझेंगे। कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन है लोगों की अन्य इकाई बनाने का हमको अधिकार है। और इस पे भी प्रतिबंध के लिए बात यह है कि भारत की एकता, संप्रभुता या सार्वजनिक आदेश या नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से 19D हम देखते हैं। इसमें बताया गया है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण की स्वतंत्रता हमने इसको पहले भी देखा था। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्राप्त है और वो स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो अधिकार है, शामिल करने का कारण है भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना, मतलब हम सब एक है। लेकिन प्रतिबंध इस पर लगाए जा सकते हैं। अभी तक तीनों में प्रतिबंध में भारत की एकता, अखंडता की बात आ रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध लगा सकते हैं यदि आम लोगों के हित में ना हो, कहीं कुछ स्पेशल कंडीशन में, या एसटी अनुसूचित जाति जनजाति की यदि सुरक्षा की बात और हित पर बात हो तो राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों को प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा अंडमान निकोबार में एक आइसलैंड पर एक विशेष जनजाति निवास करती, जहां पर बाहरी लोगों का प्रतिबंधी जो आवागमन है पूर्णतः प्रतिबंधित है। एक्चुअल में वो लोग टेक्नोलॉजी के कांटेक्ट में ही नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्यवस्था दी है कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी प्रकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध ठहराया था। अब संचरण की बात उठी है। संचरण या आवागमन क्या होता है? तो संचरण या आवागमन दो प्रकार से होते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। एक होता है आंतरिक संचरण और एक होता है बाह्य संचरण। आंतरिक संचरण मीन्स देश के अंदर आवागमन, देश के अंदर संचरण, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 19D करता है। जिसकी व्याख्या कौन करता है? 19D। लेकिन बाह्य संचरण इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल 21। हम आगे देखेंगे। विदेश जाने का अधिकार जो है ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 में बताया गया है। इसी प्रकार 19E में बताया गया है निवास का अधिकार। निवास का अधिकार मतलब कि हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। किसी भी हिस्से में देश में रहने का अधिकार है। या तो वो अस्थायी रूप से रह सकता है या वो स्थायी रूप से भी रह सकता है। आपने देखा होगा यदि आप किसी एक स्टेट में बिलोंग करते हैं, यदि आपको पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, तो आप दूसरे स्टेट में जाते हैं। आप अस्थायी रूप से रह सकते हैं या आप वहाँ पर जो है ज़मीन या मकान परचेस करके रह सकते हैं। तो आपको निवास का भी अधिकार दिया गया है। यहाँ पर भी सेम जो ऊपर वाली बात है कि प्रतिबंध वेश्या पेशेवर अपराधी के लिए लगाया जा सकता है, जो है इसके लिए सामाजिक नैतिकता के आधार पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके लिए भी वही कंडीशन है जो ऊपर बताई गई है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको शामिल नहीं किया है। निवास में भी अगर आम लोगों का हित हो या अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा और उनके हित की बात हो तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या फिर जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों को प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है निवास की स्वतंत्रता में। और 19G में बताया गया है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात भारत के सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, अपनाने या कोई भी जो है पेशा अपनाने, व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है 19 में 6 मूल अधिकारों को समझा। आई होप आपको बड़े ही अच्छे से जो है हमने जो 6 अधिकार देखे हैं समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद आर्टिकल 20 की बात करेंगे। अगर आपको
हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपको किसी प्रकार की डाउट है या हमारा वीडियो नहीं पसंद आया तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से के रिगार्डिंग यदि आपको किसी मटेरियल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हम अच्छे से ऑथेंटिक बुक से उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।